अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज पीडीएम का भी सरबराही इजलास हुआ, उसके बाद कुछ फैसले भी आ गए और मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें बताया कि जनाब वो 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उस लॉन्ग मार्च को अब उन्होंने महंगाई मार्च का नाम दे दिया है। और बहुत सारे सवालात हुए। सबसे अहम बात यह कि आज उन्होंने सियालकोट के वाक़े के ऊपर जो है उसको कंडेम किया, मजम्मत की और तवक्को की कि जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी आज सिक्योरिटी के इजलास की सदारत की, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे और दीगर सारे मौजूद थे, फाइनेंस, अपना इंटीरियर मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और दीगर अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। और उसमें फोकस जो है वो सियालकोट का इंसिडेंट ही रहा और उसमें पूरी मीटिंग ने इस वाक़े को कंडेम किया और रिजॉल्व किया कि इस किस्म की चीज़ों को किसी भी तरह जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस अज़म का भी इजहार किया कि जितने भी इसमें कसूरवार हैं उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं अरेस्ट हो चुके हुए हैं और इसी इजलास में उस मलिक अदनान की भी बहुत तारीफ की गई, जिसने तन्हा उस श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की पूरी कोशिश की और इतने हजूम के सामने वो डट कर खड़ा हो गया। आज वो वजीर आजम हाउस पहुंच चुके हैं। आज रात वो वजीर आजम हाउस में क़याम करेंगे और कल वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी बाकायदा मुलाकात होगी और एक रिसेप्शन भी उनके ऑनर में रखी गई है। ये सारी सूरत हाल है कि हम किस डगर पर चल पड़े हैं। और अगर आपको याद हो तो हमारे परवेज खटक साहब जो हैं उनकी भी एक जो है वो इस हवाले से सॉट सुनने को मिला और उन्होंने कहा कि ये जज्बात में हो जाता है। इस पर भी बात करेंगे कि क्या मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो इसी काम के लिए रह गए हैं और वो जज्बा कि बाकी कौमों से आगे बढ़ना है, बाकी मुल्कों से आगे बढ़ना है, वो कहाँ है। अगर हमारे नौजवान इस जज्बे में उलझ गए कि काफिर को बस मारना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो लाहौर NA 133 बाई इलेक्शन, PMLN की शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने मैदान मार लिया, जीत लिया। कुछ फिगर्स के हवाले से ये हारा है कि ओनली 18%, लेकिन बाई इलेक्शन में नॉर्मली इतनी ही टर्न आउट होती है। और पीपल्स पार्टी और बड़े बड़े अरसे बाद आज हमने जरदारी साहब को बड़ा खुश और मीडिया के सामने और अपने वर्कर्स के सामने आए और उन्होंने बड़ी खुशी से उन सबको दाद भी दी जिन्होंने NA 133 बाई इलेक्शन में मेहनत की। और उन्होंने कहा कि वो तवक्को शायद कोई 50,000 वोट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी नंबर आया यानी कि 32,000 कुछ वोट्स जो पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, ये बहुत खुश आइंद बात है। और अब लोगों को पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में वापस आने को तैयार है। साउथ पंजाब में आपको जैसे मालूम है कि पहले ही काफी काम कर रही है पीपल्स पार्टी, बहुत ज्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं। कुछ रोज कबल जहांगीर तरीन साहब की यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी मुलाकात हुई और इस तरफ तो वो चले ही हुए हैं। जरदारी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रेडिशनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी भुट्टो साहब के जमाने से, और फिर मोहतरमा भी के जमाने में भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल्स पार्टी के पास रही, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शरीफ खानदान ने इसको टेलर मेड किया। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को PMLN ने टेलर मेड किया है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, चाहे वो बरादरी का सिस्टम हो, गली मोहल्ले में, मतलब वो जो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बाकायदा गलियां बनाई अपनी और उसमें फिर उन्होंने काम किया। तो यकीनन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो अपने वोटर्स बनाए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी देर कर दी। हम तो यही करते हैं कि अब वो जिस तरह पंजाब में दोबारा एक्टिव हुए हैं तो उनको अब पंजाब में रहना चाहिए, क्योंकि आम तासुर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सिर्फ सिंध और वो भी सिंध रूरल की होकर रह गई है।
इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, स्पोक्स पर्सन भी हैं पंजाब हुकूमत की। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। आजिज धामरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया धामरा साहब आपका भी। राना एहसान अफजल, यंग PMLN लीडर, मुझे स्काइप पे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का भी। मैं चाहूंगा कि पहले जरा सियालकोट के वाकये पे बात कर ली जाए। हमने देखा कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग थी और उसमें नेशनल सिक्योरिटी के जो मामला थे या पॉलिसी जो बनने जा रही है उस हवाले से ब्रीफिंग थी। उसमें ऑपोजिशन शामिल नहीं हुई, बायकॉट किया, लेकिन जो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल से मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने चेयर की, उसमें आर्मी चीफ भी थे, अस्करी और दीगर अस्करी क़यादत भी थी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी थे और वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ भी और दीगर लोग भी मौजूद थे। और फोकस यही था कि रिजॉल्व भी यही था कि जो कसूरवार हैं सानिया सियालकोट के, उनको सजा दी जाएगी। और एक वाकया, एक इवेंट था 6 सितंबर को, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 6 सितंबर की तकरीर से खिताब करते हुए एक वक्त कहा था कि किसी भी गिरोह को, हजूम को हथियार उठाने या किसी पे जुल्म करने की या मारने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कानून की बालादस्ती होगी। और आज वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और इस मीटिंग में फिर एक दफा फिर यही रिजॉल्व किया कि जो भी है उनको कसूरवार को कटहरे में लाएंगे और किसी अफराद और हजूम को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ऐसे वाकयात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जो फर्द वाहिद जिसने उस श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश की, उसको आज हम हीरो मान रहे हैं। और जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की, श्रीलंकन मैनेजर के साथ पहले उसको बहुत बुरी तरह मारा, जब उसकी सांसें उसके जिस्म से परवाज कर गईं तो उसके बॉडी को भी जला दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल है। मुसर्रत साहिबा, मैं अगर इजाजत दें तो जो परवेज खटक साहब ने इस हवाले से बात की है, जरा मैं चाहूंगा कि ये मेरे पार्टिसिपेंट सुन लें और फिर मैं कुछ याद कराऊंगा कि हमारे एक और वफाकी वजीर ने चंद दिन पहले क्या कहा था। ये जरा सुन लें पहले परवेज खटक साहब ने क्या कहा। जी नाज़रीन, आपने सुना परवेज खटक साहब ने कहा कि जोश में आ जाते हैं, जवानी में हुए जोश में, मैं भी जवान होता तो शायद कर जाता, गलत हरकतें भी हो जाती हैं, लेकिन बच्चे, वो किसका बच्चा था जो मारा गया? तो ये एक सवाल है। चंद दिन पहले जब यही सूरत हाल बनी हुई थी, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से मामला चल रहे थे और उन्होंने हमारी GT रोड बंद की हुई थी और तकरीबन 6 या 7 से जायद हमारे पुलिस जवान शहीद हो गए और उनको भी इसी तरह लिंचिंग करके डंडों से, पत्थरों से मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। और उसके बाद लाहौर के, पंजाब के एक वजीर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की लीडरशिप से मिले, जिस पर इस हवाले से जब फवाद चौधरी से पूछा गया, फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात, उन्होंने क्या फरमाया ये भी जरा सुन लें। जी पहले मैं चाहूंगा आजिज धामरा साहब, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें सारी सूरत हाल पर कि हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हमारे वुज़रा की स्टेटमेंट आपने दोनों की सुन ली कि एक ही सेम वॉइस है, फवाद चौधरी साहब, जो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है अगर मजहब के नाम पर हमने इन चीजों की इजाजत दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अभी जो आपने एक तो इंट्रो दिया और उसके बाद वजीर दिफा का आपने क्लिप चलाया और अभी फवाद चौधरी का भी चलाया, तो मेरे ख्याल में बड़ी बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की कि इस वक्त जो एक मुंतशिर टोला जो है वो पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा है, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है, ना इकोनॉमिकल पॉलिसी है, ना महंगाई को खत्म करने की पॉलिसी है, ना ही इन जो अचानक से वाकयात इस तरह हो जाते हैं मुल्क में उससे किस तरह निपटना चाहिए, कोई पॉलिसी नहीं है। मिसाल के तौर पर वजीर दिफा के बयान से ये लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो पंजाब में पुलिस वालों को मारा पीटा गया
वो बच्चे थे, जज्बाती थे, उन्होंने पुलिस वालों को मार दिया, कुछ बच्चों को यतीम कर दिया, कुछ ख्वातीन को बेवा कर दिया, कुछ के माओ के बेटे छीन लिए, तो क्या हो गया? इसी तरह, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही इसी तरह हुई थी इस्लामाबाद में, जब एक बावर्दी एसएसपी को लाठियों से मारते रहे और फिर उनके लीडर कहते रहे कि ओए आईजी मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा, देख लूंगा। तो ये वो माइंड सेट है जो मैं इन बुजरा की बात कर रहा हूं। मैं वो जो ग्राउंड पे वाकया हुआ उसकी तो बात अलग है। और उसके बाद इनके बुजरा एक तरफ ये बयान देते हैं कि जज्बाती बच्चे थे, उनसे हो गया तो क्या हो गया। दूसरी तरफ एजाज चौधरी साहब जो हैं वो जब जाते हैं तो उनके बारे में इनके अपने वजीर उनको बेहुदा करार देते हैं। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब एक अमल करने वाले श्रीलंकन मैनेजर को बचाने वाले को, ये सिर्फ फेस सेविंग के है और कुछ भी नहीं है कि उसको इस्लामाबाद में मंगवाएंगे, उनको शाबाशी देंगे और होगा कुछ भी नहीं। लेकिन आजिज दामरा साहब, आजिज दामरा तो ये मुंतशिर ज़हन रखने वाले मुंतशिर लोग आजिज दामरा साहब बयान दे पाएंगे आपको, आप अपने प्रोग्रामों में आजिज भाई बहुत मुख्तसर सी दो बातें अगर इसका भी जवाब देने। एक तो पता नहीं आपको याद नहीं, वजीर साबिक सॉरी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लॉन्ग मार्च में F8 उस वक्त उनका जो घर था उससे निकलते हुए कॉर्नर पर आके एक पुलिस वाले को कहा था, जो सीनियर अफसर था उसको कहा था कि आई विल हैंग यू अपसाइड डाउन फ्रॉम दिस ट्री और आई विल सी टू दैट, और वो भी बोला था। और उसके बाद बहुत सारी चीजें होती रही हैं, लेकिन इसको आप इस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते। और तो इस पर भी जरा कमेंट कर दें। देखिए, जज्बात में आकर किसी को कहना, और आपने तो अमली तौर पर ये काम किया ना, मैंने तो वो एसएसपी की बात की है जो अमली तौर पर उन्होंने वहां पर तशद्दुद बर्दाश्त किया था और थानों में जाके अपने लोगों को छुड़वाने की पार्टी हेड चेयरमैन की बात की है मैंने। और उस बात को अगर मैं अपोजिशन का हूं और खामखा की तनकीद कर रहा हूं तो अभी फवाद चौधरी का जो क्लिप तो आपने भी दिखाया पूरी कौम को, वो तो उसको बेहुदा कह रहे हैं। मैं तो अच्छे अल्फाज से तनकीद कर रहा हूं। नहीं चलें, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा वैसे बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मलिक अदनान जैसे नौजवान लड़के को बुलाकर ये मैसेज देना है कि हम उस लड़के के साथ खड़े हैं बहैसियत एक पूरी कौम, बहैसियत रियासत जिसने उस श्रीलंकन को बचाने की कोशिश की, ऐसा होना चाहिए। तो इन बुजुर्गों के बयान का नोटिस भी लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को ना, इनको पनिश करें, उनको शाबाशी नहीं बिल्कुल उनको पनिश कर रहे हैं, तभी तो आप देख भी रहे हैं फुटेजेस अब दिखा रहे थे, अरेस्ट भी हो रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब, योर क्विक कमेंट ऑन दिस। ऑब्वियसली जो बयान परवेज खटक साहब ने दिया उसको जो है कंडेम ही करना चाहिए, खास करके एक साबिक सीएम और हालिया जो अभी के डिफेंस मिनिस्टर होते हुए इस तरह का बयान आना बहुत ही निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन इस इंसिडेंट के ऊपर मैं यही कहूंगा कि जो खतरनाक चीज है वो ये है कि जिन लोगों ने ये अमल किया उनके जब इंटरव्यू आए तो वो बड़े उस अमल के ऊपर खड़े नजर आ रहे थे कि हमने बिल्कुल ठीक किया। तो ये जो असल जो खतरा है वो ये सोच का है, और ये सोच क्यों जन्म दी उसका भी एक बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड ये है कि एक जमात जिसकी मशहूरी ही इस सोच की बेसिस के ऊपर हुई, मैं टीएलपी की बात कर रहा हूं और मुमताज कादरी के इंसिडेंट के ऊपर। और जब हुकूमत की रिट की इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो हमने देखा कि हुकूमतें अपनी रिट को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, और रियासत के जो बड़े जो सतून थे, जो अदारे जिनको उस रिट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करना चाहिए था, वो भी क्वेश्चन करते नजर आए कि वायलेंस ना किया जाए, ट्वीट करते नजर आए। और फिर जो ये हालिया अभी जो हुआ कि देखिए मुझे तो पता है जेलम में लोगों की दुकानें लूटी गई, पुलिस वाले शहीद हुए, बहुत कुछ हुआ, और फिर आपने देखा कि जो है वो फौरन बैकआउट हो गई हुकूमत, उन पे रॉ के मुलव्वस होने के इल्जामात लगे। एग्जैक्टली, और एक कैबिनेट मीटिंग में ये डिसाइड भी हो गया था कि दे विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड, लेकिन उसके बाद फिर मामला तब्दील। जमीर साहब, उससे बढ़ के देखें जो टीटीपी के जो हमारे जो निगोशिएशन हुई और उनके पता नहीं को 150 जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया गया, जहां 70,000 बंदा मरा, तो वहां भी रिट ने जो है वो निगोशिएशंस कर ली। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के बावजूद एहसान अफजल, एग्जैक्टली आपने जो बात की, इन सब बातों के बावजूद जो सोच है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा क्या फरमाएंगी? अभी जिक्र कर रहे थे वो कादरी जिन्होंने गवर्नर पंजाब को शहीद किया था,
तो मुझे याद पड़ता है नहीं कि मरियम नवाज साहिबा के हस्बैंड कैप्टन सफदर साहब भी उनके मज़ार पे जाके दुआएं खैरी और नाते वगैरह पढ़ते थे। जी मसरत साहिबा। जी बिल्कुल, ये दौरा म्यार है और मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रुकन की हैसियत से मैं ये बात करूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर कोई जेतो लाल कर इन बिटवीन कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने ना सिर्फ इस इशू को डायरेक्ट एड्रेस किया कि उसके ऊपर जो भी रियासत या गवर्नमेंट जो एक्शन ले सकती थी हमने वो भी लिए। उसके साथ देखिए, अभी मेरे आजिज भाई फरमा रहे थे कि ये देखिए फेस सेविंग कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये एक्शन तो हमें दिखाने हैं सोसाइटी को, प्रैक्टिकल मेजर्स तो यही है ना कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त सजाएं दे रहे हैं। गवर्नमेंट किसी किस्म की भी बीच का रास्ता हम लेने को तैयार ही नहीं है ना। हम हो सकते हैं, अदरवाइज कल को आपकी मेरी किसी की भी बारी आएगी। और यहाँ पे अगर देखें, इसमें जो हमें, मेरा ये ख्याल है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, मैं तमाम जमातों की बात कर रही हूँ, मीडिया को, आपके इंटेलेक्चुअल को और सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। इसमें हमें एक नेशनल एजेंडे के ऊपर आकर के तमाम जो हमारे मसाजिद के अंदर जो छोटी मस्जिद है जहाँ पे कोई एक नमाजी आता है, 10 आते हैं, 50 आते हैं, वहां पे हमें सबको बताने की जरूरत है कि असल इस्लाम क्या है। क्या इस्लाम ये है एक्चुअल, खुदा ना खास्ता अगर किसी से एक्चुअली भी रसालत हो तो हदीस में उसका मौजूद है हल कि आप गवाहों के बगैर खुद फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत ने, आपके कानून ने, आपकी अदालतों ने उसके ऊपर डिसाइड करना है कि ये हुई भी है कि नहीं। तो हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर हम अब बीच का रास्ता नहीं ले सकते। अब हमें इसको डायरेक्ट और सीधी और सही अप्रोच लेनी है। अदरवाइज जो ये कुछ हुआ, पाकिस्तान की जगह सही तो हुई, लेकिन क्या ऐसे मुआशरे में रहा जा सकता है जहाँ पे खुदा ना खासा ये जो कुछ हुआ इसमें हम तमाम हमारे एज ए नेशन हमारा सर तो झुका ही झुका। लेकिन उसके साथ आप ये सोचें कि एक आजाद ओपिनियन देना भी इस मुल्क में कितना मुश्किल, कितनी घुटन होती है, कितनी बिल्कुल सही, वेरी राइट, क्या है। बिल्कुल वेरी राइट मुसर्रत साहिबा। मैं चाहूंगा कि के बाद आऊं तो फिर आपसे ही बात करूं, क्योंकि मैंने ये जो 2 शॉट सुनवाए थे, एक परवेज खटक साहब का इस वाकये के हवाले से और फवाद चौधरी साहब की जो सोच एक है, जो हम सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि एक ये भी सोच है जो कि उन शोहदा के साथ भी खड़ी हुई थी, पुलिस के शोहदा जिनको टीएलपी के लोगों ने लिंचिंग करके बाकायदा पत्थरों से, डंडों से मारा था। इस पर मैं चाहूंगा आप भी जरा कमेंट कर दें ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैं चाहूंगा कि दोनों वुज़रा के जो आपको मैंने स्टेटमेंट सुनाए हैं उस वाले से एक ब्रीफ से आप भी जवाब दे दें और दूसरे बाद फिर मैं चाहूंगा कि पीडीएम के जलसे की तरफ चलें जो कि अब 23 मार्च को अनाउंस हो गया हुआ है। क्या कहती हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आई टोटली एग्री विद फवाद भाई ने बिल्कुल वजह बात की है और हम सबको अब एक स्टेप आगे बढ़ के बात करनी होगी। मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की, सियासी जमातों की बात नहीं कर रही, मैं मीडिया की, मैं इंटेलेक्चुअल्स की एंड ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि अब हमें डर खौफ उतार के सही को सही, गलत को गलत कहना होगा। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैटर्न बताया है, जो अहदीस की रोशनी में जो वाजे है कि इसमें अदालतों ने फैसला करना है और गवाह, और उसमें जब तक आप साबित नहीं करते, हम किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते, तो ये एक्सट्रीम पनिशमेंट तो बिल्कुल दूर की बात है और इसको तो किसी सूरत भी कानून को हाथ में लेने नहीं दिया जा सकता। और इस अगर हम स्पेसिफिक केस की बात करें, मैं ये ओवरऑल बात कर रही हूँ, तो इसमें तो ना कहीं साबित हुआ, ना हुई तौहीन रसालत, खुदा ना खास्ता, चूंकि उन 2 बच्चों की जो स्टेटमेंट थी वो उसने ही वाजे कर दिया था कि यहाँ पे तो तौहीन का कोई मामला ही नहीं था। एक इंसान जिसकी एजुकेशन और है, जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती, लिखनी नहीं आती, और कोई अहदीस, कोई सुन्नत, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, या हुसैन शायद उस बच्चे ने जो भी स्टेटमेंट दी लिखा हुआ था, तो और ये जस्ट एक नाम है बहुत सारे और नामों की तरह। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए, ये लम्हा फिक्रिया है, ये पॉलिटिक्स करने का, ये मीडिया स्टंट करने का, ये एज ए सोसाइटी हमें एक नेशनल एजेंडा परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट को आप कंडेम करती हैं, जो उन्होंने कहा कि जज्बात में हो जाते हैं ऐसे वाकया?
नहीं जी, पता नहीं उन्होंने ये किस तरह ये स्टेटमेंट दे दी, किस स्टेट ऑफ माइंड में दी, मैं टोटली डिसएग्री करती हूँ। चलिए डिसएग्री करती हैं। चले मैं चाहूंगा कि हम जरा आगे बढ़ें। पीडीएम के जलसे के हवाले से 23 मार्च को तय पा गया है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगी सारी जमातें। पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से जब पूछा गया तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जो अब सूबाई मीटिंग्स होंगी उसमें वो कोशिश करेंगे कि दीगर ऑपोजिशन की जमात मिलाएं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि स्पेसिफिकली, क्योंकि वजीर दाखिला शेख रशीद साहब का इस हवाले से जवाब आया कि देना इंतहाई 23 मार्च को यानी कि यौम पाकिस्तान को ये जो महंगाई मार्च है इसकी कॉल देना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, गैर इखलाकी इकदाम है। और उन्होंने ये भी मशवरा दे दिया कि आप जो है अप्रैल में इसको ले जाएं। लेकिन जब मौलाना फजल रहमान से पूछा गया तो उन्होंने इस बात का क्या जवाब दिया, तो ये जरा सुन लीजिए। जो आपने तारीख का फैसला किया है 23 मार्च का ही फैसला क्यों किया है? आपको पता है कि यहाँ पे वो कौमी परेड भी होती है कि यहाँ इस्लामाबाद में, तो ये क्या, इसमें क्या मंतक है? हम भी कौम का हिस्सा है, मसला कौमी सतह का है। इस मुल्क का कोई एक मालिक नहीं है, कौम मालिक है। जमहूरिया यौम जमहूरिया है, हम यौम जमहूरिया के पाकिस्तान के मसाइल पर गरीब कौम के लिए इस्लामाबाद ही में मना। जी राना एहसान अफजल साहब, अगर आप कमेंट कर दें, थोड़ा पहले कर लेते, थोड़ा बाद कर लेते। बिल्कुल एग्री करता हूं कि 23 मार्च जो है वो यौम जमहूरियत है और जो है अखलाकी या गैर अखलाकी बात का तो जवाब ही नहीं बनता। जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो गैर अखलाकी है, जो मुश्किलात से ये अवाम गुजर रही है वो गैर अखलाकी है और बर्दाश्त से बालातर है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल हमारा राइट है कि हम उस दिन जो है हम भी परेड करें और हम इस अवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करें और इस्लामाबाद में सब इकट्ठे हों। तो मैं समझता हूं कि ये डेट आ गई है, अब इसके इर्द गिर्द जो प्रॉपर अब जो लाएमल है वो आगे आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। और हमारा ये बिलीफ है, देखें इस वक्त ये जो हाइब्रिड निजाम है ये फेल हो गया है डिलीवर करने में। कुछ नहीं इनके पास डायरेक्शन आगे आने वाले दिनों में कि इन्होंने कैसे चलाना है मुल्क। अगर डायरेक्शन होती जमीर साहब तो 4 वजीर खजाना ना होते, 6 फाइनेंस सेक्रेटरीज ना होते, 7 जो है एफबीआर के चेयरमैन ना चेंज होते। ये डायरेक्शन लेस है हुकूमत, ये सिर्फ डे टू डे फाइटिंग कर रही है। और चलें, मैं चाहूंगा कि मैं आजिज धामरा साहब से भी कमेंट लूं। आजिज धामरा साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि यार अप्रैल में कर लो। इसके पीछे आपको क्या रीजन नजर आती है कि अप्रैल में हो सकता है कि कोई हो कोई ना हो? क्योंकि कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कहा कि अगले 3 महीने बड़े क्रूशियल हैं। देखिए जमीर भाई, मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट करूंगा। जो अभी आपने कहा था कि वजीर दिफा है इस मुल्क के, वो अगर इस तरह के बयानात दे रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर का रोल कहां पे बनता है कि वो अपने वजीरों को भी कोई पॉलिसी समझा दें कि जिस तरह वो उस नौजवान को कॉल करके बुला रहे हैं उसे तो मेरे ख्याल में काफी वजीर डिसएग्री कर रहे होंगे। जिस तरह इनके ये बयानात और ख्यालात हैं, उधर एजाज चौधरी, इधर वजीर दिफा साहब, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे खामोश क्यों है? नंबर 1। अच्छा, जहां तक आपने पीडीएम के हवाले से बात की तो वो तो पीडीएम की नुमाइंदगी आपके प्रोग्राम में मौजूद है, वो उनकी अपनी मर्जी है। मिसाल के तौर पर उन्होंने मार्च का तो ऐलान कर दिया मगर इस्तीफों का ऐलान नहीं हुआ, तो पॉलिसी तो वही। उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो तहरीक का एक ग्रेजुअली चलेगी चीजें। नहीं, मैं रेजिग्नेशन की बात कर रहा था। तहरीक का हिस्सा तो हम भी थे, सही, मगर रेजिग्नेशन पे जो इख्तिलाफ हुआ था और अब तक रेजिग्नेशन अगर नहीं आ रही तो वो मैं बात कर रहा था कि बहरहाल पीडीएम की अपनी पॉलिसी है, अपनी मर्जी है। लेकिन आजिज अहमद साहब के शेख रशीद साहब ने कहा है कि अप्रैल में कर ले। मैं तो खुश हूँ अप्रैल का जो उन्होंने कहा है शेख रशीद साहब। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब इतने सेंसिटिव इशू पे जब वफाकी काबीना के मौकूफ वजीरों के अलग अलग मौकूफ का, मैं वही तो कह रहा था कि ये मुंतशिर टोले की हुकूमत है। अब शेख रशीद किस माना में बात कर रहे हैं वो तो जवाब आपको पीटीआई भी नहीं दे सकेगी शेख रशीद। नहीं, लेकिन मैंने जो का हिस्सा तो है, मगर वो पहले कभी शेख रशीद साहब ने खुद पीटीआई भी एग्री नहीं करती। नहीं, पहले कभी शेख रशीद साहब ने ऐसी बात नहीं की कि भाई इस तारीख को ना करें, आप अप्रैल के महीने में कर लें।
और इससे मैंने रिलेट किया कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि अगले 3 महीने बहुत अहम है, तो भाई कोई वजीर जो है मुल्क से बाहर ना जाए, और अगर कोई मेंबर भी जाना चाहता है तो हमें इजाजत ले और हमें बता के जाए। मैं उस रेफरेंस से बात कर रहा था। अप्रैल में पीडीएम ने भी उसी बयानात के तनाजर में ही अपना, वैसे आज थोड़ा सा खिंचाई कम थी हुकूमत की पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, मतलब वो नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स, और वो जो है बड़ी उसमें नहीं थी। मैं चाहूंगा कि इस पे मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा कमेंट कर दें। देखिए जमीर भाई, मैं तो इसको इस तरह से देखती हूँ कि आप पहले मौलाना साहब से पूछ लें कि ये 23 मार्च 2022 की बात कर रहे हैं या 23 की बात कर रहे हैं। आई एम टेकिंग इट्स जस्ट एन अनाउंसमेंट ऑफ डेट, और ये एक डेट है जो जब 23 मार्च 2022 आएगा तो ये अगले 23 मार्च 23 की बात कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह हमारा टेन्योर भी पूरा हो चुका होगा। अच्छा। तो ये डेट पे डेट इस्तीफे देने हैं, फिर उसकी डेट चेंज हो जाती है। फिर अब तो इसका नाम पीडीएम नहीं होना चाहिए, बची कुची पीडीएम होना चाहिए, कि जो मेन पार्टी थी वो भी इनको जो अहम, या कह लें कि जिनकी बात में कहीं कोई दम था, वो भी उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। अब ये मौलाना साहब अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन के लिए, या एक बैठक होती है उस दिन मीडिया भी इनको, क्योंकि ही इज द मोस्ट इररेलेवेंट पर्सन इन पॉलिटिक्स नाउ, तो रेलेवेंस के लिए भी उनको पीडीएम की जरूरत है। तो कम से कम हमें उन्हें इतना अलाउ करना चाहिए कि वो डेट पे डेट अनाउंस करते रहें। अच्छा। आप भी इधर, मैं भी इधर, अल्लाह जिंदगी सलामत रखे। तो आप देखिएगा कि 23 मार्च के बाद एक नई डेट भी इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे, और मैं और आप बैठ के उस पर एक प्रोग्राम कर रहे होंगे, उसमें शायद ऐसा चले हमारे सारे ये भाई भी इंशाल्लाह होंगे, अल्लाह करे बेहतर जगहों पे हों, सब हों। आजिज अहमद, एक क्विकली ये बताइएगा कि मौलाना साहब से कहा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी, तो उन्होंने खासतौर पे कहा कि कराची में जो नूरानी साहब इजलास बुलाएंगे जो प्रोविंशियल होगा, तो उसमें वो कोशिश करेंगे दीगर पार्टियों, तो आप लोग जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में अभी आज तक क्या तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा कोई इरादा नहीं है पीडीएम का हिस्सा बनने के लिए। हम अपनी अपोजिशन कर रहे हैं, और इनसे अलग होकर हमने वोट भी बढ़ा लिए हैं अपने रिसेंटली ज़िमनी इंतखाबात में, और पेशावर का हमने सिंगल पार्टी बड़ा जलसा किया। कुछ दिन पहले इन्होंने भी जलसा किया था, उसको और आप हमारे जलसों को कंपेयर करें तो हम तो बेहतर पोजीशन में जा रहे हैं। सही। चले एक चीज आजिज हमरा साहब, मतलब कहने में यह, सुनने में यार है, बल्कि अगर मैं चाहूं तो एहसान अफजल साहब इस पर जरा बता दें कि अब तो शायद हो सकता है महंगाई का मामला ही ना रहे मार्च तक, क्योंकि जिस तरह चीजें बेहतर होने जा रही हैं, आईएमएफ की स्टैंप लग गई है, पेट्रोल की क्रूड की कीमत आलमी मंडियों में कम होती जा रही है, $3 अरब सऊदी अरब से आ गए हैं, चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जो गवर्नर पंजाब है उनको मईशत का पता नहीं है, उनकी बातों को सीरियस ना लें। वो कह रहे हैं कि अगले 2 महीने 1.5 महीने में तो मामला महंगाई के खत्म हो जाएंगे, तो फिर महंगाई मार्च किस बात का रह जाएगा? 2 महीने नहीं, जितना इनका टेन्योर है महंगाई कम नहीं होने वाली। अभी जो है मिनी बजट आने लगा है, 350 अरब के जो है वो टैक्स एग्जेम्पशंस विड्रॉ किए जा रहे हैं, जिसका मतलब है इजाफी टैक्स लग रहा है। 200 अरब की डेवलपमेंट कम की जा रही है, 50 अरब से करंट एक्सपेंडिचर को कम किया जा रहा है। आईएमएफ की कंडीशन जो है वो आपकी ये जो है बिजली के नर्ख बढ़ाएगी, आपकी पेट्रोल की लेवी बढ़ाएगी। फिर जो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के चैलेंजेस हैं वो 15 से 18 अरब पे जा सकता है, जिसका मतलब है कि इनको $30 बिलियन की बोरोइंग करनी है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि एक नामुमकिन टास्क लगती है। और अगर ना की गई तो फिर ये रुपए की कदर और गिरनी है, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। यहां मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये एक डायरेक्शन लेस हुकूमत है, जिसका कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, डे टू डे फाइटिंग है। ब्रेक के बाद आके मैं इस पर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से पूछ लूंगा, क्या ये जो 23 मार्च है ये भी कोई सोची समझी स्कीम है कि हो सकता है जिस तरह शौकत तरीन साहब कह रहे हैं वाकई मामला ठीक हो जाए, और जब वो सेनेटर बन जाएंगे तो बाकायदा मामला ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि एक पब्लिक ऑफिस भी उनके पास आ जाएगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। NA 133 बड़ा मार्का PMLN ने मार लिया। कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से क्रिटिसाइज हुआ कि जी बहुत टर्न आउट बहुत कम थी, लेकिन बाई इलेक्शंस में नॉर्मली ऐसा होता है, और लेकिन PMLN ने अपनी सीट रिटेन कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा कमबैक किया है
और इस पर भी पीटीआई कहती है कि जी हम मैदान में नहीं थे इसलिए शायद हो गया। खटाई बाद में पैदा हुई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन चलें वो तो गेम चलती रहती है। आज जरदारी साहब ये मतलब बहुत अरसे बाद एक तो जलवा अफरोज हुए और फिर खुश भी बहुत नजर आ रहे थे कि चलो एटलीस्ट पंजाब में एक दफा दोबारा फुटप्रिंट जो है वो पीपल्स पार्टी का नजर आना शुरू हो गया। तलाल चौधरी साहब ने बड़ी अजीब सी बात कर दी, हमने थोड़ा सा म्यूट करके रखा है, जरा मैं चाहूंगा ये जरा सुन लें आजिज दामरा साहब आप, और इस पर आपके फैसल करीम कुंडी साहब का भी रिएक्शन आ चुका हुआ है, सुनवाइएगा जरा। जरदारी साहब ये कराची और सिंध नहीं है, वो ऐसी तेरे नोट ये किसे गलत फहमी में ना रहना। जी आजिज भाई, फैसल करीम कुंडी साहब ने स्टेटमेंट दी कि गैर महज़ब जुबान बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमने भी ये जुबान इस्तेमाल कर ली तो पीएमएलएन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये किस लेवल पे चले गए हैं? मतलब अच्छा हेल्दी कंपटीशन हुआ, दोनों ने ये नहीं कहा कि धांधली हुई है, दो ही पार्टियां थी मैदान में, ये माहौल क्यों खराब करने की कोशिश की जा रही है? अगर आप इजाजत दें तो राना एहसान अफजल से पहले पूछ लेता हूं, पहले उनको मुबारकबाद देते हैं NA 133 की जीत पर। देखिए ज़मीर साहब, मैं गलत लैंग्वेज को तो कभी भी जो है मैं डिफेंड नहीं करूंगा। जुबान हमेशा जो है वो तहजीब के अंदर रहते हुए जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, ये उनका एक इंडिविजुअल एक्ट है और मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी इस तरह के एक्ट को एंडोर्स करती है। मैं समझता हूं कि पीएमएलएन की बड़ी अच्छी ये विक्ट्री थी हमारे लिए, ये एक वन वे इलेक्शन था। पीटीआई पहली भाग गई और इतनी बचकाना हरकत पे वो भागी। जमशेद साहब को मैं पर्सनली जानता हूं, बड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी है, तो ये उन्होंने तो एक बड़ा इंटेलिजेंट मूव किया कि बजाय कि हम जो है वो शिकस्त से जो है वो सामना करें तो हम पहले ही फरार हासिल कर लें, और उन्होंने यही किया। जहां तक पीटीआई जब इस इलेक्शन से बाहर हुई तो ये एक वन वे इलेक्शन था और हमारी कोई सीनियर क़यादत जो है इस इलेक्शन मैदान में नहीं उतरी, और ये जब यहां तक के जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी जो है वो मैदान में नहीं उतरी, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल तो इस लिहाज से मैं समझता हूं हमारे वोट्स भी बढ़े। पहले हमने 48% वोट्स दिए थे जनरल इलेक्शन में, अभी हमने 50% वोट्स। बिल्कुल सही जी आजिज भाई। बात तो यह है कि जहां तक जीत का मामला है, मैं पीएमएलएन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये अपनी सीट जीती है, और जहां तक हमारी हार का ताल्लुक है तो हम भी जीते हैं। जीते इन सेंस में है कि जब टर्नआउट कम रहा और पीएमएलएन 90,000 से 50% पे आ गई वोटिंग के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी के 5,000 वोट थे, उसको डेफिनेटली 2,500 पे या 2,000 पे आना था, तो उन्होंने 2 और 2,500 पे सफर करके 32,000 पे आए। तो हमने इम्प्रूव किया है। मैं इम्प्रूव की वजह से खुश हूं कि मेरी पार्टी का वोट बैंक बड़ा है, उस पर पीटीआई कुछ भी कह ले या पीएमएल कुछ भी कह ले। जहां तक अभी तलाल का आपने इंटरव्यू चलाया तो मेरे ख्याल में एक बार फिर अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है मेरे भाई ने, मगर उसके साथ साथ ये पार्टी नोटिस में आनी चाहिए बात कि वो ही लैंग्वेज ओए मार दूंगा घसीट दूंगा। तो मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे तलाल किसी तंजीमी मीटिंग से खिताब कर रहे हो, वो अपनी किसी तंजीमी एक्टिविटी पे कोई खिताब कर रहे हो। आजिज भाई क्विकली, जरदारी साहब की जो आज प्रेस मीडिया और वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन था, बड़े खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी की सीट थी और शरीफों ने इसको मैनेज किया। क्या कहते हैं आजिज दामरा साहब? जी आसिफ जरदारी। चले मैं आगे चलता हूं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपने पहले भी कह दिया, स्टेटमेंट तो दे दी, पीटीआई की तरफ से आ गई, और शेख रशीद साहब कह रहे थे कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला भी खुश, हारने वाला भी खुश, और जो नहीं खेला वो भी खुश। ये क्या स्टेटमेंट है मुसर्रत साहिबा? मुसर्रत साहिबा को मेरी आवाज? मुसर्रत साहिबा, मेरा सवाल यह था कि शेख रशीद साहब ने कहा कि यह वाहिद इलेक्शन बाय इलेक्शन था जिसमें जीतने वाला भी खुश, हारने वाला भी खुश, और जो खेल में नहीं था वो भी खुश है। वजह यह है कि देखिए, हम खुश इसलिए हैं कि जब इन्होंने मेन स्ट्रीम पार्टी को यानी कि हमें आउट किया तो लोगों ने 82% ने बायकॉट किया, और ये रिकॉर्ड जो है बाय इलेक्शन का टर्नआउट सबसे कम तरीन टर्नआउट थी, जिसमें 18% थी, और जो जीतने वाली जमात है वो आधा वोट उनका उड़ गया। और दूसरी जमात जिसने मंडी लगाई, और पीएमएलएन खुद गई इलेक्शन कमीशन के अंदर इनकी वीडियोस
लेके इनकी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दी थी, हमने नहीं दी थी। बाद में फिर दोनों पार्टीज ने मुकमका करके तो सोचा कि कहीं इलेक्शन से आउट ना हो जाए या नाअहल ना हो जाए, तो ये मज़ाक़ा खेज था। और इतने फेक यानी कि जो आपने 2,000 से 5,000 में वोट खरीदा, उसके ऊपर खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं, तो ज्यादा दूर नहीं है। एक वो जमात जो हमेशा गलत जगह पे लड्डू खाती है, यानी कि मुझे ये बताएं कि 90,000 आपका वोट था और आप अपने आप को पॉपुलर तरीन पार्टी डिक्लेयर करते और आप आके 45,000 पे खड़े हो, और दूसरी ने 2,000 से 5,000। मुझे समझ नहीं आ रही, असलम गिल के साथ मुझे सिंपैथी है कि अगली उसकी सियासत कैसे होगी। या तो हर दफा 32,000 वोट पे आ गए मुशर्रफ साहिबा, उनको देंगे जरदारी साहब। मुशर्रफ साहिबा क्विकली कहा यह जा रहा है कि पीटीआई को थोड़ा सा परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये वही वोट था जो पीपल्स पार्टी को वापस गया है, जो कि पीटीआई में गया था। मतलब ये कहा जा रहा है पीएमएलएन का वोट हमने लोगों को, हमने अपने वर्कर को इंगेज रखा और हम उसमें कामयाब हुए कि 82% आप सोचे तो सही, उन्होंने बायकॉट किया इस इलेक्शन का, और इन्हीं का वोट बैंक प्रमोट हुआ है। जो बिरयानी पे इनको वोट देता था, 500 रुपए नून का रेट था, उन्होंने 2,000-2,500 में बिकना प्रेफर किया। ये तो वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह ये बल्दियाती इलेक्शन आया खड़ा है, आगे आपको पता है जनरल इलेक्शन भी आना है। इसमें लम्हा फिक्रिया पीएमएलएन को होना चाहिए और असलम गिल को होना चाहिए। ना जरदारी साहब ने दोबारा इतने पैसे देने हैं। आज जी राना साहब क्विकली 10 सेकंड। जमीर साहब, जिस तरह ये पाकिस्तान की मईशत चंद महीनों में ठीक होने वाली है, उसी तरह ये वोट भी 82% पीटीआई के थे, इनको खुश रहने दें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ जमशेद साहिबा, आजिज धामरा साहब और राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।